हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 45 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जमींदार, ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षक किसान एवं कृषक, ऑप्शन नंबर सी बटाईदार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। रेडफील्ड के शब्दों में वे ग्रामीण व्यक्ति जो पारंपरिक जीवन शैली के अंग के रूप में जीवन यापन के लिए अपनी भूमि को खुद जोतते हैं एवं जिसका नियंत्रण भी उनके हाथों में होता है, तथा जो ऐसे संभ्रांत अथवा नगर के व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जिसकी जीवन शैली उन्हीं के समान होते हुए भी थोड़ी अधिक परिष्कृत होती है, कृषक समाज की रचना करते हैं। कृषक समाज में भू स्वामित्व के रूप में जमींदार, पर्यवेक्षक किसान एवं कृषक तथा बटाईदार तीनों सम्मिलित होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक विकास, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी विकास और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी धारणीय विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारणीय विकास। ऐसा विकास जो पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाता हो और न ही यह किसी प्रकार का नवीन पर्यावरणात्मक बोझ लाता हो, संपोषक या धारणीय विकास कहलाता है, जो पारिस्थितिकी विकास के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधारणा का विकास आधुनिक विकास योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई पर्यावरणात्मक पतन की समस्याएं जैसे सभी प्रकार के प्रदूषणों की समस्या, जनसंख्या के विस्थापन की समस्या के संदर्भ में हुआ है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई हैं? पहला दिया गया है वस्तुओं के रूप में भुगतान, दूसरा है परंपरागत श्रम विभाजन, तीसरा है कर्मकांडी वैचारिकी और चौथा दिया गया है पारस्परिकता की भावना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वस्तुओं के रूप में भुगतान और पारस्परिकता की भावना। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन WHR वाइजर द्वारा किया गया है। प्रश्न के अनुसार जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में वस्तुओं के रूप में भुगतान एवं पारस्परिकता की भावना में परिवर्तन हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन नंबर बी मैकिम मैरियट ने, ऑप्शन नंबर सी गुरनार मेडल ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विल्बर्ट आर मूर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है SC दुबे, ऑप्शन नंबर बी मैकिम मैरियट, ऑप्शन नंबर सी WH वाइजर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि WH वाइजर, यानी कि हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक WH वाइजर हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के PDF अवेलेबल है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए GRC लेक्चरर का स्पेशल मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि पूरे फुल लेंथ का है। फुल लेंथ का मतलब यह है कि पूरे 120 क्वेश्चन उसमें
पूछे जाते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 40 क्वेश्चन जीएस के इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यदि आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कंडक्ट होने वाला जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग है वो रेगुलर इवनिंग में 10 PM पे कंडक्ट होता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में होता है, इस वजह से आप लोग बिल्कुल ये अपने मन में मत लाइएगा कि मुझे पेड करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल फ्री में है, उसका आप लोगों से कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है, बस आप लोग सिलेक्ट हो यही मेरा कॉस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है कैथरीन गप। कैथरीन गप का दिया गया तंजौर का अध्ययन किया था। दूसरा दिया गया अब्जी वैली का दिया गया है बिसिपारा का अध्ययन किया था। तीसरा दिया गया एस सी दुबे ने समीर पेड़ का अध्ययन किया था। और चौथा दिया गया एम एन श्रीनिवास, इन्होंने श्रीपुरम का अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम एन श्रीनिवास ने श्रीपुरम का अध्ययन नहीं किया था। तो एम एन श्रीनिवास ने कहाँ का अध्ययन किया था? तो एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया था। कहाँ का अध्ययन किया था? तो इन्होंने जो है रामपुरा का अध्ययन किया था, ना कि इन्होंने श्रीपुरम का। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए है RN इनामदार ने, ऑप्शन नंबर बी है KL शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी है B मेहता ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी B सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि B मेहता ने। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में B मेहता ने कहा है कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया LM सिंघवी समिति ने, ऑप्शन नंबर बी है GKV राव समिति ने, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की है, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसकी 3 सीढ़ियां या स्तर हैं। जैसे पहला है ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर तथा तीसरा है जिला स्तर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था जात के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह धारणा है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्कर लेविस का, ऑप्शन नंबर बी है NS रेड्डी का, ऑप्शन नंबर सी MN श्रीनिवास का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर योगेंद्र सिंह का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्कर लेविस का। ऑस्कर लेविस के अनुसार इस प्रथा के अंतर्गत एक ग्राम में होने वाले प्रत्येक समूह से यह आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करे। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, गांवों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। गांधी जी का मानना है कि तकनीकी और मशीनीकरण श्रम की जगह ले रही है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से स्वनिर्भरता पर बल दिया है। उन्होंने ऊर्जावान लोगों के लिए प्रसिद्ध नारा गांवों की ओर लौटो, यानी कि टू गो बैक टू विलेज दिया है। वे गांवों के लिए लघु कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया हेनरी मैन ने, ऑप्शन नंबर बी मैकिम मैरियट ने, ऑप्शन नंबर सी आंद्रे वैतेई ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी SC मेयर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंद्रे वैतेई ने।
समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किए गए स्थानों का विवरण इस प्रकार है। जैसे एस.सी. मेयर ने रानी खेड़ी का अध्ययन किया है, मैकी मैरियट ने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है। किशनगढ़ी कहाँ है? किशनगढ़ी यह उत्तर प्रदेश में है। आंद्रे बैतेई ने कहाँ का अध्ययन किया है? आंद्रे बैतेई ने जो है श्रीपुरम का अध्ययन किया है। श्रीपुरम कहाँ है? तंजौर में है। ठीक है। ऑस्कर लेविस ने कहाँ का अध्ययन किया है? तो ऑस्कर लेविस ने रानी खेड़ा गाँव का अध्ययन किया है। रानी खेड़ा गाँव कहाँ है? यह दिल्ली में है। ठीक है। यानी कि एस.सी. मेयर ने रानी खेड़े का अध्ययन किया है। मैकी मैरियट ने किशनगढ़ी का अध्ययन किया जो कि उत्तर प्रदेश में है। आंद्रे बैतेई ने श्रीपुरम का अध्ययन किया, जहां ये श्रीपुरम कहाँ है? तंजौर में है। ऑस्कर लेविस ने रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किया, कहाँ है? यह दिल्ली में है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर सी M.K. गांधी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी श्री भगवान दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी ने ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा का वर्णन अपनी कृति द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज 1966 में किया है। इन्होंने सन 1920 में भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर PhD की उपाधि जो है प्राप्त की है। मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति के दो प्रमुख जो है प्रकार बताए हैं, व्यवहारिक परिस्थिति और सामुदायिक परिस्थिति। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर है एल विर्थ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आर रेडफील्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गाल्विन द्वारा और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बर्गल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाल्विन द्वारा। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों की पारस्परिक अंतरक्रिया द्वारा जनित एवं पुनर्मेल की मध्यवर्गीय प्रक्रिया को ग्राम्य नगरीकरण कहते हैं। इस अवधारणा की रचना चार्ल्स जे गाल्विन के नगरीय जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय के खुलने मिलने तथा बड़े बड़े छोर क्षेत्रों अथवा मिश्रित ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए की है। ऐसा क्षेत्र ना तो ग्रामीण होता है और ना ही नगरीय। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सादिक अली प्रतिवेदन द्वारा और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक मेहता समिति द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने एवं पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। पहला निचले स्तर पर मंडल पंचायत तथा दूसरा जो है जिला स्तर पर जिला परिषद, परंतु अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था। ऑप्शन नंबर है नार्यों में, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों में, ऑप्शन नंबर सी है इजवाह में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी नैयरों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजवाह में। महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज, ठीक है, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज आंदोलन की भांति केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन चला, जो ब्राह्मण विरोधी था। इसका संबंध ताड़ी बनाने वाले केरल के इजवाह जात से है। ठीक है, केरल में श्री नारायण गुरुस्वामी नामक संत ने श्री नारायण धर्म चलाया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे पब्लिक स्कूलों में निम्न जातियों को प्रवेश का अधिकार दिलाना, सरकारी सेवाओं में भर्ती, मंदिर एवं देवालयों में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों के उपयोग का अधिकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। पहला दिया गया परिवार का विघटन, दूसरा दिया गया अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, तीसरा है राजनीतिक दलबंदी, चौथा है ग्रामीण उद्योगों की पतन और पांचवा दिया गया है बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही उत्तर संकेत है, तो उसका चुनाव करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार का विघटन,
अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और राजनीतिक दलबंदी। ठीक है, नगरीकरण के चलते ग्रामीण समुदाय में निम्नलिखित परिवर्तन घटित हुए थे, जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन, विलंब विवाह का चलन बढ़ा है तथा नातेदारी संबंधों की तुलना में व्यक्तिगत मनोवृत्ति बढ़ी है, जातीय संसरण की बजाय गुण व कुशलता की महत्ता, धर्म के महत्व में कमी के साथ भौतिकता की वृद्धि, नवीन शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन का परंपरागत स्वरूप परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण ऑप्शन नंबर ए प्राचीन भारतीय इतिहास में है, ऑप्शन नंबर बी यूरोप के इतिहास में है, ऑप्शन नंबर सी मातहत अध्ययन है और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण एशिया के इतिहास में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मातहत अध्ययन है। हार्डीमैन एक समाज शास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं, उनका विशेषीकरण मातहत अध्ययन है या अधीनस्थ व दलितों द्वारा अध्ययन के नाम से जो है जाना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फीडिंग द बनिया का। डेविड हार्डीमैन ने अपना अध्ययन फीडिंग द बनिया में गुजरात के सूदखोर वनियों के अधीन पलने वाले आदिवासी किसानों का अध्ययन जो है किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन नंबर ए एक ही समय में, ऑप्शन नंबर बी एक स्वरूप में, ऑप्शन नंबर सी है अलग स्वरूप में परंतु एक ही समय में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को एक साथ क्रियान्वित न करके अलग अलग समय पर किया गया। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहां पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मेरठ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेरठ में। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा मेरठ में सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक में आयोजित किया गया था। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जीआरसी लेक्चरर के एग्जाम के जस्ट अगले दिन से उसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ का स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी जो टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और मॉक टेस्ट को टेलीग्राम पे दीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम पे निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, इस बार आप लोगों को रेगुलर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी फ्री में मॉक टेस्ट नहीं करवाता है रेगुलर। ठीक है, वीकली कोई ना कोई करवा देता होगा, मुझे नहीं पता, बट ये रेगुलर कोई मॉक टेस्ट नहीं करवाता। बट मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का रेगुलर जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, जिसकी टाइमिंग होगी रेगुलर इवनिंग में 10 PM पे, और इसका मॉक टेस्ट भी रेगुलर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो यदि आप जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी प्रैक्टिस सेट को और मॉक टेस्ट को जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। तो आप लोग जेआरसी लेक्चर के जस्ट बाद जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बिल्कुल तैयार रहें। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय गांवों को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया लॉर्ड मैकाले ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ ने। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय गांवों को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है। इस संबंध में वर्ष 1932 में, कब? वर्ष 1932 में उन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में लिखा था। ग्रामीण समुदाय छोटे गणराज्य हैं, प्रायः जितनी वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता होती है वे सब उनके पास रहती हैं और वह बाह्य संबंधों से अधिकांशतः स्वतंत्र रहते हैं। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश लुढ़कता गया, एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति आई, किंतु ग्रामीण समुदाय अपरिवर्तित रहा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये हमारा सूची नंबर 2 है। सूची नंबर 1 में जो है शोधवेत्ता का नाम दिया गया है, यानी कि शोधकर्ता का नाम दिया गया है, और सूची नंबर 2 में अध्ययन किया गया गाँव का, यानी कि कौन से समाजशास्त्री ने कौन से गांव का अध्ययन किया है, हमें इन्हीं का आपस में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहले दिए गए हैं एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया था? तो एम.एन. श्रीनिवास ने जो है रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। दूसरे हैं ए बेतई। ए बेतई ने कौन से गांव का अध्ययन किया था? तो इन्होंने खालापुर गांव का अध्ययन किया था। किसका? इन्होंने खालापुर गांव का अध्ययन किया था। तीसरे दिए गए हैं एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने जो है समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। और चौथे हैं मैकिम मैरियट। मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी का अध्ययन किया था। कहाँ का? किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले को कथन ए से तथा दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि कृषि क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा एकल रोजगार प्रदाता है और इसका कारण दिया गया है कि कृषि विश्व में सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यकलाप है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा एकल रोजगार प्रदाता है और कृषि विश्व में सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यकलाप भी है। इस वजह से कथन ए और कारण आर दोनों सही, परंतु कारण आर जो है या कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आज हमारा अगला प्रश्न है, जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजाति और सशक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजाति और सशक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण समाज, ऑप्शन नंबर बी लोक समाज, ऑप्शन नंबर सी नगरीय समाज और लास्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोक समाज। जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजाति और सशक्त होते हैं उन्हें लोक समाज कहा जाता है। लोक समाज रेडफील्ड 1990 द्वारा दी गई एक अवधारणा है। लोक समाज रेडफील्ड द्वारा 1990 में दी गई एक अवधारणा है। इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह एक ऐसा समाज है जो अपेक्षाकृत छोटा, पृथककृत, निरक्षर, सजातीय तथा समूह एकता के प्रमाद भाव से जो है ओतप्रोत होता है। ऐसे समाज की सांस्कृतिक परंपराएं एक जैसी होती हैं और यह लौकिक या धर्मनिरपेक्ष न होकर एक धर्मानुमुख समाज होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग एक कटौती का संघर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी तेभागा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी किसान सभा आंदोलन से और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मोपला विद्रोह आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेभागा आंदोलन से। किससे? तेभागा आंदोलन से। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था वर्ष 1946 में। कब? वर्ष 1946 ईस्वी का यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जो है जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भंवर सिंह थे। उपरोक्त अन्य आंदोलन की तिथियां निम्नवत हैं, जैसे तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? तेलंगाना आंदोलन या आंध्र प्रदेश में हुआ था 1945 से 52 तक चला था। कब तक चला था? 1945 से 1952 तक चला था। दूसरा है मोपाला विद्रोह आंदोलन। मोपाला विद्रोह आंदोलन या 1920 से लेकर 1921 तक चला था। तथा तीसरा है किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन 1920 से लेकर 1921 तक चला था। कब तक चला था? किसान आंदोलन जो है यह 1920 से लेकर 1921 तक चला था। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? ऑप्शन नंबर ए मैकिम मैरियट, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर सी जी.एम. फोस्टर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी हेनरी मैन। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सो के
चानकोम नामक गांव के अध्ययन के आधार पर, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा व्यक्त की थी। उन्होंने लघु समुदाय को मानव जात के निवास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था माना है। ठीक है, रेडफील्ड गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट स्वरूप मानते हैं। लघु समुदाय का छोटा समुदाय होता है। लघु समुदाय वह छोटा समुदाय होता है जिसमें सामुदायिक जीवन की सभी विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या हुआ था, इस प्रकार जो रेडफील्ड ने जो है लघु समुदाय की 4 विशेषताएं भी बताई हैं। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं रेडफील्ड ने बताई, वो कौन कौन सी हैं? तो वह है लघुता, विशिष्टता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था? ऑप्शन नंबर ए अशोक रुद्र, ऑप्शन नंबर बी जे मोहन राव, ऑप्शन नंबर सी वाई सिंह और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ऑस्कर लेविस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को आप डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। और फ्रेंड्स, आज शाम को कंडक्ट होने वाले मॉक टेस्ट में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।